गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये वीडियो आपके लिए होने वाला है खास। अगर आप भी 2024 बोर्ड के स्टूडेंट हैं साइंस मैथ के, तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो आप देख लीजिएगा तो गारंटी हम देते हैं कि आपका 90 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। आप 100 में 100 अंक भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको 10th क्लास का पूरा थ्योरी मैथ का। चलिए भन्नाट तरीके से स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का ऑल थ्योरी। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या ज़रूरी है कि आपका कौन कौन चैप्टर है 10th क्लास में। 10th क्लास में आपका 7 गो चैप्टर है, यूनिट है, 7 गो यूनिट है, जिसमें सबसे फर्स्ट में आता है आपका नंबर सिस्टम, अलजेब्रा मतलब बीजगणित, और जियोमेट्री मतलब ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब नियामक ज्यामिति, उसके बाद मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सांख्यिकी और प्रायिकता। तो इस सातों पर हम लोग डीपली बात करेंगे। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को देखना अनिवार्य है, तभी आप मैथ में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए अनिवार्य है, अगर आप तेज स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए अनिवार्य है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम, और इसमें केवल एक चैप्टर आता है जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। आप इंडिया के कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर सिस्टम में एक चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर का सबसे पहले थ्योरी हम लोग जानते हैं। तो रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। तो सभी कोई जानता है कि गिनती आप लोग जानते हैं, काउंटिंग नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 इन्फिनिटी, ये सब काउंटिंग नंबर है। तो इस काउंटिंग नंबर को दो रूप में आप लिख सकते हैं। कितने रूप में लिख सकते हैं? दो रूप में, एक परमेय संख्या के रूप में और एक अपरमेय संख्या के रूप में। जिसे किसी बाटा के ऊपर भी गिनती हो और बाटा के नीचे भी गिनती हो, और नीचे 0 नहीं हो, जैसे 2/5, 3/5, 7/5। अगर नीचे 0 हो जाएगा तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट नंबर, अपरिमित संख्या। कौन संख्या? अपरिमित संख्या। और अगर रूट अंडर गिनती हो, जैसे √2, √5, √7, इसको कहते हैं अपरमेय संख्या। और ये रूट के अंदर वर्ग के रूप में नहीं हो। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, इसी के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या यहाँ से हो जाएगा समाप्त। देखिए कोई आपको टीचर कोई बताता होगा कि कोई भी संख्या लीजिए, अगर उसका वर्ग किया जाए तो वो धनात्मक के रूप में आए तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ये भी सही बात है, क्योंकि -2/5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 4/25। तो ये भी वास्तविक संख्या है। और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी कितना आएगा? 2 आने वाला है। तो ये भी क्या है? वास्तविक संख्या। तो हम लेकिन √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि रूट हटेगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये काल्पनिक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या। और √2 एक काल्पनिक संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √-1। तो √2 और √-1 को कहा जाता है i। तो यहाँ पे हो जाएगा √2i। ये एक काल्पनिक संख्या है। मतलब आप जान गए कि i का मान होता है √-1, i स्क्वायर का मान हो जाएगा -1, i³ का मान हो जाएगा -i, i⁴ का मान हो जाएगा 1। तो हम लोग काल्पनिक संख्या पर नहीं जाते हैं, हम बताते हैं आपको वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। और परमेय संख्या के अंतर्गत छोटे छोटे संख्या आते हैं, जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं?
जब गिनती 1 से शुरू हो। फिर पूर्ण संख्या जब गिनती 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। फिर सम संख्या आपका जो 2 से डिविजिबल हो, अर्थात जो 2m का रूप का हो। विषम संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। उसके बाद अभाज्य या रूट संख्या, तो अभाज्य या रूट संख्या जो जिसका फैक्टर 2 हो, जिसका फैक्टर 2 होगा, मतलब जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो। और भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? जो अपने आप से, 1 से और दूसरे से भी कटे, मतलब जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, उसको भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। और उसके बाद आएगा आपको पूर्णांक। तो ये पूर्णांक किसे कहते हैं? तो धनात्मक गिनती, ऋणात्मक गिनती और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो ये सब प्रमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और कोई भी 2 संख्या लीजिएगा और उसका मौसा 1 आएगा तो उसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे और कोई भी 2 प्राइम लीजिएगा, प्राइम नंबर लीजिएगा अभाज्य संख्या, तो उसका मौसा 1 ही आएगा। इसीलिए किसी भी 2 प्राइम नंबर को सह अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ आपको हम बताने वाले हैं कि रियल नंबर के अंतर्गत 10th क्लास के नंबर सिस्टम के रियल नंबर के अंतर्गत आपका फार्मूला है, 2 फार्मूला है। तो सबसे पहले HCF निकालने का फार्मूला है, आप सभी को ही जानते हैं। जैसे आप भाग देते हैं तो अंदर जो होता है उसे भाज्य कहते हैं, और जो बाएं होता है उसको भाजक, और जो दाएं होता है उसको क्या कहते हैं? भागफल, और नीचे को शेषफल। इसको कहते हैं शॉर्टकट में ABQR। तो यहाँ पे सूत्र आप जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो इसका सूत्र हो जाएगा A = B गुना Q + R। तो इसी को कहते हैं भाग एल्गोरिथम सूत्र, भाग एल्गोरिथम सूत्र या यूक्लिडियन लेमा सूत्र। तो इसकी सहायता से आप निकालते हैं मौसा। आप मौसा आप निकाल सकते हैं जहाँ पे R का मान 0 से 12, 0 के बराबर और B से छोटा। और देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक गुणनखंड विधि होता है, जैसे 2 या 2 से अधिक संख्या दिया हो तो उसका अगर आपको मौसा और लौसा एक साथ निकालना है तो वहाँ पे गुणनखंड विधि काम करता है। तो गुणनखंड करना है और मौसा सबसे पहले सभी का, सब में जो अंक नहीं हो उसका पावर 0 डाल देना है। उसका पावर क्या डाल देना है? 0। और मौसा में छोटा घात लेना है और लौसा में 12 घात। तो यहाँ से सूत्र प्राप्त होता है मौसा इंटू लौसा बराबर में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर 3 संख्या हो तो मौसा PQR बराबर हो जाएगा PQR इंटू में मौसा पूछे हैं तो उधर लौसा होगा, लौसा PQR बटा में PQ का लौसा, QR का लौसा, RP का लौसा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए नंबर सिस्टम में एक और भी क्वेश्चन आता है कि राम और श्याम, राम एक फील्ड को 5 मिनट में चक्कर लगाता है और श्याम उसी फील्ड को 10 मिनट में चक्कर लगाता है, तो कितने देर के बाद वो मिल जाएंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको लौसा निकालना है, काहे कि मिलने का बात हो रहा है। और जहाँ पे मापने का बात हो, जैसे दूध को मापना है, मिठाई को सजाना है, सैनिक को सजाना है, मतलब वहाँ पे मौसा का निकाला जाता है। और इसमें अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए भी देता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें। तो आप सिद्ध कर दीजिएगा जैसे आपको यहाँ पे सिद्ध किया गया है। और उसके बाद ये अकेला है, तब अगर √2 के साथ कुछ जोड़ में, घटाव में, गुना में या कुछ भाग के रूप में हो तो उसको कैसे सिद्ध करते हैं ये देखिए आपके सामने। और अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए जो परमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार जानना है कि अगर परमेय संख्या है 7/2 तो इसको आप भाग दीजिएगा तो ये पूर्णतः कट जाएगा, या 7/5 भी है, इसको भी भाग दीजिएगा तो ये पूर्णतः कट जाएगा। तो इसको कहते हैं शांत दशमलव। और ये क्यों कटा? क्योंकि इसके नीचे 2 और 5 है, इसके नीचे 2 और क्या है? 5 है, इसलिए कट गया। और उसके बाद
जिसके नीचे 2 और 5 नहीं हो, जैसे 10/3, इसको आप भाग दीजिएगा तो ये नहीं कटेगा, तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो अपरमेय संख्या होता है, अगर आप इसका दशमलव प्रसार निकालिएगा तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। तो इस प्रकार हम लोग वास्तविक संख्या, नंबर सिस्टम के अंतर्गत वास्तविक संख्या को हम लोग समाप्त कर दिए। और वास्तविक संख्या और हम काल्पनिक संख्या का जिक्र किए थे, जो रूट के अंदर माइनस में हो और दोनों मिलता है तो इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ये बाद का टॉपिक है। तो अगर ये थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका सेकेंड यूनिट है, आपका है अलजेब्रा। अगर कोई भी चीज़ छूट जाए तो उस टॉपिक पे आप हमको कमेंट कीजिए, उस पर दोबारा हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम कोई चीज़ छोड़ने वाले हैं नहीं। तो चलते हैं, 7 गो टॉपिक है जिसमें से नंबर सिस्टम समाप्त कर दिए, हम चलते हैं अलजेब्रा पे। तो अलजेब्रा मतलब बीज गणित, गणित का वह शाखा जिसके अंतर्गत सूत्र और समीकरण का अध्ययन हो। तो इसके अंतर्गत 4 गो चैप्टर है 10th क्लास में, जो आप जानते हैं। बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, उसके बाद द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी। तो बारी बारी से सब चैप्टर पे ध्यान देते हैं। ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इसको समझ के याद कर लीजिएगा तो आपका भी आएगा 90+। तो चलते हैं बीजगणित में, बहुपद स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद में आपका सबसे पहले आपको बताएंगे कि व्हाट इज बहुपद, बहुपद क्या है। तो देखिए, छोटे क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि चिन्ह गुना अंक गुना अक्षर, ये तीनों एक साथ हो तो इसको बीजीय व्यंजक कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इसी में चर का घात धनात्मक हो तो उसको कहते हैं पद। और पद का अलग अलग घात होता है, जैसे 2x का घात 1 है, 5x² का घात 2 है और 3x³ का घात 3 है। तो हमको पॉजिटिव घात लेके ही चलना है, तभी बहुपद कहलाएगा। क्योंकि अभी बताए हैं कि पद का घात प्लस होता है और बहुत सारा पद मिलेगा तो बहुपद का निर्माण होता है। तो बहुपद आपको बताया जाता है कि पद के आधार पर 4 प्रकार के पढ़ना है और घात के आधार पर 3 प्रकार के पढ़ना है। ऐसे बहुत होता है, लेकिन आपको पद के आधार पर चार वो पढ़ना है और घात के आधार पर 3 गो। तो पद के आधार पर शून्य पदी, जिसमें सबका पदों का योगफल 0 है तो शून्य पदी। जिसमें जिस बहुपद में एक पद हो एक पदी, 2 पद हो तो द्विपदी और 3 पद हो तो त्रिपदी। 4 गो बहुपद समाप्त हो गया पद के आधार पर। और घात के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक घाती मतलब रैखिक, तो जिस बहुपद में पद का अधिकतम घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद में पद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद, और जिसका घात 3 हो अधिकतम पद का तो उसका त्रिघाती बहुपद। तो हमको घात के आधार पर बहुपद का अध्ययन करना है। तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। चलिए इसके आलेख पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। अगर आप एक घाती बहुपद का आलेख बनाइएगा, जैसे 2x + 5, तो सबसे पहले इसको y बराबर मान लेंगे और यहाँ से x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, और y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक घाती बहुपद का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा। और चलते हैं द्विघाती बहुपद का आलेख। और एक घाती के बाद द्विघाती, त्रिघाती, चरघाती कुछ भी हो, उसका आलेख वक्र या परवलय होता है। चलिए हम लोग जानते हैं बहुपद, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। तो एक घाती का 1 शून्यक होता है और द्विघाती का 2 शून्यक होता है और त्रिघाती का 3 शून्यक होता है। एक घाती का 1 शून्यक अल्फा, और अल्फा निकल के क्या आता है -b/a, यही सूत्र हो जाता है। और द्विघाती का 2 सूत्र होता है, क्योंकि इसके शून्यक 2 होते हैं
और इसको निकाला गया ही है सामने। तो इस दोनों अल्फ़ा बीटा को आप जोड़िएगा तो आएगा -b/a और गुना कीजिएगा तो c/a। और इसी दोनों सूत्र की सहायता से आप 1/α + 1/बीटा का भी मान निकाल सकते हैं -b/c। और इसी के सहायता से α² + β² का भी मान निकाल सकते हैं b² - 2ac/a²। और इसी की सहायता से आप 1/α² + 1/β² का मान निकाल सकते हैं तो b² - 2ac/c²। और इसी की सहायता से अल्फ़ा + बीटा और बीटा अल्फ़ा × बीटा की सहायता से α/बीटा + बीटा/अल्फ़ा बराबर में b² - 2ac/ac। चलिए यहाँ पे द्विघाती का बहुपद का सूत्र समाप्त होता है और त्रिघाती का 3 सूत्र होता है, क्योंकि इसके शून्यक भी 3 होते हैं। तो 3 सूत्र होता है अल्फ़ा + बीटा + गामा -b/a, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा बराबर में c/a और अल्फ़ा × बीटा × गामा -d/a। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको भी 10th क्लास मैट्रिक बोर्ड में अगर मैथ में बेहतर अंक लाना है तो अगर आप मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप मोटिवेट हैं और आप इंस्पायर होकर मेरे वीडियो को देखिए और बेहतर अंक लाइए और कहिएगा कि हाँ चंचल सर आपको ये चीज़ मोटिवेट किए थे और हमको एक क्या कहने के लिए एक फोर्स टाइप के मतलब आपको सुझाव दिए थे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ज़्यादा बड़ाई नहीं करते हैं, आपको सभी कॉन्सेप्ट से रूबरू कराना है, हमको यही काम है। चलिए, तो आपको बहुपद का सूत्र आपको समाप्त हो गया। और देखिए सबसे पहले जिसे मान लीजिए कि अगर आपको बहुपद देगा तो शून्यक पूछेगा, तो आप उसको शून्य के बराबर कर दीजिए और वहाँ से शून्यक निकाल लीजिए। जैसे घाती बहुपद का आप शून्यक निकाल लीजिए, जैसे 3x + 5 का शून्यक निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो -5/3। इसी प्रकार आप द्विघाती बहुपद का भी शून्यक निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, मध्यपद तोड़ के भी निकाल सकते हैं या आप द्विघाती सूत्र से भी निकाल सकते हैं। चलिए, और उसके बाद त्रिघाती बहुपद का शून्यक निकालना होगा तो उसके लिए एक आपको बहुपद देगा और उससे भाग देना है, फिर जो भागफल आएगा उसका शून्यक निकाल देना है, तो त्रिघाती बहुपद का भी शून्यक निकल जाएगा। और देखिए इसके बाद अगर आपको बहुपद देगा तो सूत्र पूछेगा, बहुपद देगा तो सूत्र पूछेगा कि अल्फ़ा + बीटा = व्हाट, अल्फ़ा × बीटा = व्हाट। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट अगर आपको सूत्र ही दे दे, जैसे अल्फ़ा + बीटा का मान दिया है 5 और अल्फ़ा × बीटा का मान दिया है 4, तो वहाँ से आप बहुपद को आप निकाल लीजिएगा, आसान है। चाहे आपको बहुपद दिया हो तो सूत्र पूछेगा तो वहाँ पे सूत्र लिखना है, चाहे सूत्र दिया हो तब भी सूत्र लिख के, जैसे आपको बहुपद देगा तो सूत्र लिख के आपको उसका मान रख देना है ABC का मान। अगर आपको क्या देगा, सूत्र ही देगा तभी यहाँ से ABC का मान निकाल के अगर व्यापक रूप में रख देना है। तो अगर देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। देखिए मान लीजिए कि आपके सामने एक बहुपद दिया है 2x² + 5x + 6, तो यहाँ से अल्फ़ा + बीटा का मान ही निकाल लीजिएगा -b/a -5/2 और अल्फ़ा × बीटा का मान क्या हो जाएगा c/a 6/2, तो 3 हो जाएगा। तो इसका अपोजिट भी आप बहुपद भी आप निकाल सकते हैं, यही देगा -5/2 अल्फ़ा + बीटा का मान और अल्फ़ा × बीटा का मान 3 दे देगा, तो यहाँ से ABC का मान निकाल के व्यापक रूप में रख देंगे और यही काम त्रिघाती बहुपद में भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग बहुपद के बारे में जाने और हम लोग बहुपद के बाद चलते हैं युगपत रैखिक समीकरण में। युगपत रैखिक समीकरण में चलिए दोस्तों 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले इसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0 और dx + ey + f = 0, या इसका दूसरा व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0।
तो ये रूप है, इस चैप्टर के नाम के आधार पे ही इसका रूप है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आता है कि इसको बनाने का कौगो विधि है। तो इसको बनाने का 5 गो विधि है। प्रतिस्थापन विधि आपके सामने लिखा है, प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद बोलिए दोस्तों, प्रतिस्थापन के बाद तुलनात्मक, लुप्तीकरण, वज्रगुणन, अनुपात, निर्णय विधि। और 5 विधि से आपके सामने ये देखिए एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को प्रतिस्थापन विधि से ही हल किए हैं, तुलनात्मक विधि से भी हल किए हैं, और यहाँ पे लुप्तीकरण से भी हल किए हैं, और उसके बाद वज्रगुणन से भी किए हैं, और उसके बाद अनुपात निर्णय से भी किए हैं, हल किए हैं। अब सबसे आंसर सेम आया है, ऐसा बात नहीं है, सबसे आंसर सेम ही आया है। और ध्यान दीजिए, जब 2 युगपत रैखिक समीकरण दिया हो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हो, तो इसमें x का अनुपात और y का अनुपात और अचर का अनुपात 3 प्रकार से होता है। x का अनुपात y का अनुपात का जो गुणांक का अनुपात होता है वो बराबर नहीं होता है। ये बराबर होगा तो आगे वाला करने बराबर नहीं हो, क्या तीनों बराबर हो? तो ऐसे शर्त के अनुसार इस समीकरण युग्म का नाम रखा गया है। जैसे आपको a/d = नॉट b/e, तो इसका नाम रखा गया है अविरोधी। और a/d = b/e = नॉट c/f, तो इसका नाम रखा गया है विरोधी। और a/d = b/e = c/f, तो इसका नाम रखा गया है आश्रित। और अविरोधी को एक हल होता है, विरोधी का कोई हल नहीं, और आश्रित का अनंत हल। तो जिसका कम से कम एक हल भी हो, चाहे अनंत हल हो, उसका साथी है, इसलिए इसको संगत कहते हैं, और विरोधी को असंगत कहते हैं। और जिसका एक हल हो वो उसका आलेख गारंटी प्रतिच्छेदी बनेगा, और जिसका कोई हल नहीं हो उसका आलेख समानांतर बनेगा, और जिसका अनंत हल हो उसका आलेख समपाती बनेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आपको ले चलते हैं, इसका समस्या पे ले चलते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपको समस्या पूछता है। जैसे अगर यहाँ पे देखिए आपके सामने क्वेश्चन उम्र पे हो, तो पिता पुत्र का उम्र का बात हो सकता है, या 2 व्यक्ति की उम्र का बात हो सकता है। तो सबसे पहले आपको मानने आना चाहिए। देखिए आपके सामने पूरा मानने वाला को दिखा देते हैं। जैसे 2 व्यक्ति का उम्र हो तो पहला व्यक्ति का उम्र x, दूसरा व्यक्ति का उम्र y। अगर 5 वर्ष बाद कहे तो 5-5 जोड़ देंगे, और 5 वर्ष पहले कहे तो 5-5 घटा देंगे। मानना आने चाहिए पहले। 2 संख्या का बात करें तो बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। इसी प्रकार आपके सामने सभी मानने के लिए दिखाया गया है, और सबसे पहले मान लेना है, उसके बाद 2 इक्वेशन बनाना है। जैसा कहेगा उसके हिसाब से इक्वेशन बनाना है। और देखिए इक्वेशन बनाने में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको तुलना बुझाना चाहिए। जैसे हम कहें कि x y से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो अधिक कौन है? x अधिक है, क्योंकि y में कुछ भी लगा हो, में, से, का, के, की, तो उससे तुलना हो रहा है। x के बारे में बात हो रहा है कि x क्या है, 5 अधिक है। तो ये अधिक है, ये खुद धनिक है, तो आपको गरीब को 5 रुपया दे के बराबर कर देना है। इस प्रकार से इक्वेशन बनाएंगे, 2 इक्वेशन, और दोनों को इक्वेशन को आप 5 विधि में किसी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपके सामने अब आएगा द्विघात समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो द्विघात समीकरण आप जानते भी हैं, कुछ भारी नहीं है। द्विघात बहुपद जानते हैं कि नहीं? ax² + bx + c, जहाँ a = नॉट 0, तो उसी में बराबर लगा दीजिए 0, तो द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि उसको संगत समीकरण में चेंज कर दिए। तो सबसे पहले इस 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध में b का मान 0 होता है, और अशुद्ध में मतलब b होता है, a भी होता है, b का मान 0 नहीं होता है, अंक कोई होता है, आपके सामने लिखा है। और उसके बाद
दोनों को हल करने का सीखना है। तो शुद्ध को बनाने का दो विधि है, आप संबंध से बना सकते हैं या गुणनखंड करके, और अशुद्ध को आप दो विधि से, आप इसको गुणनखंड से बना सकते हैं या वर्ग पूरा करके अर्थात द्विघात सूत्र से भी आप बना सकते हैं। और द्विघात समीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट है जो द्विघाती सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, जो इसके अंदर वाला है, रूट के अंदर वाला, इसी को डिस्क्रिमिनेंट विवेचक कहते हैं। और विवेचक 3 प्रकार से होते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले विवेचक ही निकालते हैं, क्योंकि विवेचक निकालने से आपको मालूम चल जाएगा कि इसको क्वेश्चन को बनाना है कि नहीं बनाना है। क्योंकि विवेचक का मान अगर प्लस आए तो इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, तो इस स्थिति में आप बना सकते हैं और वहाँ पे द्विघाती सूत्र ही लगाएंगे। और विवेचक का मान 0 के बराबर हो तो आप इस स्थिति में ही बना सकते हैं और वहाँ पे द्विघाती सूत्र लगाइएगा। उससे अच्छा है कि x बराबर माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a लगा दीजिए, क्योंकि रूट अंडर 0 का मान 0 हो जाता है, विवेचक का मान 0 हो गया, इसलिए रूट अंडर डी को लिखना जरूरी नहीं है। और उसके बाद अगर डी का मान माइनस में हो, वास्तविक नहीं, तो उस स्थिति में आपको नहीं बनाना है, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। आप 10th क्लास में डी माइनस में आए तो नहीं बनाते हैं, क्योंकि लिखते हैं आप मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या हो जाएगा और काल्पनिक संख्या को हल नहीं करना है, 11th क्लास में हल करना है। और मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो डी को माइनस में आए तो वहाँ पर छोड़ देना है, लिखना है कि वास्तविक हल नहीं होगा। और द्विघाती समीकरण में भी समस्या वाला क्वेश्चन होता है, तो इसमें क्या करना है कि आपको एक ही चर मानना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में आप 2 चर मानते थे, लेकिन इसमें केवल एक ही चर मानना है। जैसे अगर आपको किसी संख्या को 2 भाग में बांटना है, तो जैसे किसी संख्या को जैसे 100 को 2 भाग में बांटना है, तो x को मानेंगे, a को मानेंगे x, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 6। इसी प्रकार से आपको मानना है और उसके बाद और समीकरण बना के उसको द्विघाती सूत्र से हल कर देना है। तो चलिए चलते हैं समानांतर श्रेणी पर। तो व्हाट इज समानांतर श्रेणी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे तो श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, लेकिन आपको पढ़ना है केवल समानांतर श्रेणी, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। जैसे आपके सामने श्रेणी को समझने के लिए सबसे पहले आप अनुक्रम समझिए। अनुक्रम क्या है? देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है। अनुक्रम क्या होता है? तो अनुक्रम एक प्रकार का संख्याओं का क्रम होता है जो निश्चित नियम का पालन करता है, जिसको देखकर हम अगली संख्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। और इसी अनुक्रम को खास 3 प्रतिबंधों द्वारा लिख देते हैं, कुछ प्रतिबंध लगा के लिख देते हैं, तो उसको श्रेणी कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। जैसे अनुक्रम है और इसमें किसी भी 2 पद का अंतर समान है तो उसको समानांतर श्रेणी कहते हैं। और अनुक्रम है जो भी जिसका भी अगला पद लिख लेते हैं उसको अनुक्रम कहते हैं। और अनुक्रम में किसी भी 2 पद का अनुपात समान हो तो उसको क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। और किसी श्रेणी को पलटने के बाद उसका अंतर समान हो तो उसको कहते हैं हरात्मक श्रेणी। लेकिन आज हम लोग जानेंगे समानांतर श्रेणी के बारे में, क्योंकि आप किसके स्टूडेंट हैं? 10th क्लास के। तो समानांतर श्रेणी क्या होता है? तो किसी भी 2 पद का अंतर समान हो, तो जिसे यहाँ पे सामने आपके व्यापक रूप है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो आप देख रहे हैं T1 में एक भी d नहीं है, T2 में 1 d है, T3 में 2 d है, T4 में 3d है, तो T20 में एक कम d होगा, a प्लस 19d। तो यहाँ से सूत्र प्राप्त होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र कब लगाना है? जब आपको पद निकालना हो। तो जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल है, अगर आपको 20वां पद निकालना है तो यहाँ पे Tn का सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस सूत्र की सहायता से आप 20वां पद निकाल दीजिए। एक ये बात हो गया।
और एक होता है कि आपको पदों को जोड़ना है। तो पदों को जोड़ना है तो इसके लिए एसएन फार्मूला है, एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे आप 20 पदों का योगफल भी निकाल सकते हैं। मतलब जितना योग अगर समानांतर से नहीं हो और उसको योग जोड़ना हो तो वहाँ पे एसएन का सूत्र काम करेगा। और एसएन सूत्र से ही प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या का योगफल का सूत्र निकला है। जैसे प्राकृत संख्या का योगफल का सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। पूर्ण संख्या का योगफल का सूत्र क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2। सम संख्या का सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर प्लस n। विषम संख्या का सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर। और इसी एसएन सूत्र की सहायता से आपको ये सूत्र निकला हुआ है। और ध्यान दीजिए, अगर आपको प्राकृत संख्या का वर्ग कहे तो उसका भी सूत्र होता है, उसका वर्गों का योगफल का सूत्र n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई में 6। उसका घनों का भी सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2 का द होल स्क्वायर। और इसी प्रकार सम विषम का भी वर्गों का सूत्र होता है और उसका घनों का सूत्र होता है, आपके सामने है। तो आपका योगफल समाप्त हो जाएगा। और इसमें भी समस्या वाला क्वेश्चन देता है कि किसी 3 गो पद समानांतर श्रेणी में है, 4 पद समानांतर श्रेणी में, 5 पद समानांतर श्रेणी में है। तो 3 पद समानांतर श्रेणी क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। और कोई 4 पद समानांतर श्रेणी में हो तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। इस प्रकार से आपको मानने आना चाहिए। और मानने के बाद आपको 2 समीकरण बनाना है और दोनों को हल कर देना है। और हम लोग चलते हैं ज्यामिति में। अलजेब्रा समाप्त हो गया, हम लोग ज्यामिति में प्रवेश करते हैं दोस्तों। तो ज्यामिति में आपका 4 चैप्टर है, आपका त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय और उसका प्रयोग, और उसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा, और उसके बाद ज्यामिति रचना। तो आपके सामने ये त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। तो त्रिभुज देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज क्या है और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज तो सबसे पहले बिंदु से स्टार्ट होता है कि बिंदु, अनंत बिंदुओं के मिलने से रेखा का निर्माण होता है। मतलब कि ये जो त्रिभुज है, वृत्त है, चतुर्भुज है, आयत है, ये सब बिंदु पथ है। मतलब बिंदुओं के मिलने से बना हुआ है, छोटे छोटे अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। तो त्रिभुज भी एक प्रकार का बिंदु पथ है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, समतलीय बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, आपके सामने दिया है। भुजा के आधार पे 3 प्रकार के और कोण के आधार पे 3 प्रकार के। भुजा के आधार पे समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, और कोण के आधार पे समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। तो सबको बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। और आपको जितना भी प्रमेय है आपको मैं बताने वाला हूँ, जो बोर्ड में आपके आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रमेय हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। जो बहिष्कोण होता है अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। उसके बाद कि त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। और उसके बाद कि 2 त्रिभुज के सर्वांगसम होने के 5 शर्त होते हैं। जैसे साइड एंगल साइड और दूसरे त्रिभुज के साइड एंगल साइड के बराबर हो तभी त्रिभुज सर्वांगसम। एंगल साइड एंगल से भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम। एंगल एंगल साइड से भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम। साइड 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 से भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे त्रिभुज के और इम्पोर्टेंट प्रमेय। जैसे 2 त्रिभुज समरूप करना है तो उसके 4 नियम होते हैं। समरूप मतलब रूप एक जैसा। और जब ये भी सर्वांगसम जो पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है, सभी अंग बराबर। मतलब भुजा भुजा के बराबर और कोण कोण के बराबर। कब, जब सर्वांगसम हो जाएगा तब। और समरूप हो जाए, 2 आकृति 2 त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनका कोण बराबर होता है और भुजा का अनुपात बराबर होता है। समरूप करने का 4 नियम होता है।
कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? एंगल से भी समरूप होते हैं, तो दो कोण बराबर हो तब भी। साइड से त्रिभुज समरूप होते हैं, और एंगल साइड से भी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब चलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपको कि थेल्स प्रमेय क्या है, क्योंकि हम लोग को बोर्ड का तैयारी करना है, तो थेल्स प्रमेय जानना है और थेल्स प्रमेय का विलोम जानना है। तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है कि एक त्रिभुज है और उसके आधार के समानांतर कोई रेखा खींचा गया है, मतलब DE खींचा गया है, मतलब DE और BC समानांतर है। तो आपको सिद्ध करना है कि AD बटा में DB मतलब कि बायां अनुपात, AE बटा में EC दायां अनुपात, ये बराबर होगा। ये पूछ देता है 5 मार्क्स का कि इसको सिद्ध कीजिए, थेल्स प्रमेय सिद्ध कीजिए, और इस पर क्वेश्चन भी होता है। तो सबसे पहले देखिए इसका प्रूफिंग देख लीजिए। आपको रचना करना है, 4 गो रेखा खींचना है, 2 लंब डालना है और 2 रेखा मिला देना है, और 4 बार क्षेत्रफल निकालना है, और उसको 2 क्षेत्रफल को डिवाइड करके, और LHS बराबर हो जाएगा तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। और थेल्स प्रमेय का विलोम, अगर आपका बायां अनुपात और दायां अनुपात बराबर है तो विलोम से समानांतर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आपके सामने है, तो आपको इसमें अनुपात बराबर दिया है, तो इसमें RHS बराबर है, तो LHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब LHS बराबर हो जाएगा तो हम जानते हैं कि 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो, एक ही आधार हो, तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होती है, तो यहाँ पे समानांतर सिद्ध हो गया। उसी प्रकार त्रिभुज में 7 प्रमेय है, थेल्स प्रमेय का विलोम। उसके बाद अगर किसी त्रिभुज के माध्यिका उसके कोण को भी समद्विभाजित करे तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और 2 माध्यिका संगत कोण को समद्विभाजित करे तो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोण समद्विभाजित हो तो कोण का अनुपात और आधार का अनुपात बराबर होता है। मेरा हर एक टॉपिक, हर एक बात VBI है, BM है, आप हर एक बात पे आपको गौर करना है, हर एक बात को याद कर जाना है, समझ जाना है, तभी आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं कि त्रिभुज में 7 प्रमेय होते हैं। ये 7 प्रमेय हैं, इस 7 प्रमेय को आपको समझना है। थेल्स प्रमेय हो गया, थेल्स प्रमेय समझे कि समानांतर हो तो अनुपात बराबर। इसका विलोम क्या है कि अनुपात बराबर तो समानांतर। तीसरा कि अगर कोण समद्विभाजित हो तो कोण का अनुपात और आधार का अनुपात बराबर होता है, और इसका विलोम भी सत्य है। अगर कोण का अनुपात और आधार का अनुपात बराबर हो तो वह जो रेखा होगा वो कोण को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। और उसके बाद कि कोण समद्विभाजित हो और क्या हो जी, और भुजा भी समद्विभाजित हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यही प्रक्रिया 2 बार हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और लास्ट प्रमेय, 7वां प्रमेय कि समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात बराबर होता है। चलती है नेक्स्ट टॉपिक में पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम और इसके उपयोग। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कि 90 दिया हो तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अगर एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर दिया हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 होगा, इसे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहते हैं। मतलब आपको प्रश्न से 90 देगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और समीकरण लिख देंगे। अगर आपको समीकरण देगा या जांचने के बाद समीकरण के रूप में होगा तो विलोम से क्या हो जाएगा, कोण 90 हो जाएगा। और देखिए इसमें 5 प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। और उसके बाद कि कोई त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज हो तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा का वर्ग, जैसे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और न्यून कोण में -2BC इंटू BD, और अधिकोण त्रिभुज में यही हो जाता है +2BC इंटू BD।
और लास्ट में माध्यिका प्रमेय है। माध्यिका, अगर त्रिभुज में कोई माध्यिका हो तो त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योगफल माध्यिका के तीसरे भुजा के आधे के वर्ग के दुगुना और माध्यिका के वर्ग के दुगुना के योगफल का होता है, बराबर होता है। समीकरण आपके सामने दिया है। ये 5 प्रमेय है और इस 5 प्रमेय की सहायता से आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। वृत्त का स्पर्श रेखा, तो एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु है और उस बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक रेखा खींचे। अगर एक बिंदु पर टच करे तो उसको कहते हैं वृत्त का स्पर्श रेखा। अगर काट देगा 2 बिंदु पर तो उसको तो छेदक रेखा कहेंगे। अगर एक बिंदु पे स्पर्श करे तो उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण 90 का होता है। ये एक प्रमेय है कि वृत्त का स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका विलोम भी सत्य है कि अगर त्रिज्या किसी रेखा पर लंब हो तो वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाता है। और किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। ये बात है। और उसके बाद कि 2 वृत्त बाह्यतः स्पर्श करे तो स्पर्श या आंतरिकतः स्पर्श करे तो स्पर्श बिंदु क्या होता है? स्पर्श बिंदु केंद्रों से मिलने वाली रेखा पर क्या होती है? स्थित होती है। और यहाँ पे आपके सामने एक बड़ा चीज़ कि किसी बाह्य बिंदु से 2 वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे हैं तो जो त्रिज्या बनेगा 2 और जो केंद्र से जाएगा उस कोण को, जो रेखा उस कोण को समद्विभाजित करता है। दोनों कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे वृत्त भी समाप्त हो गया है। और यहाँ पे रचना पे फोकस करते हैं। तो रचना, ज्यामिति रचना, बनावट, जैसे एक रेखाखंड को आंतरिकतः विभाजित करना है ऐसे विभाजित करेंगे और उसके बाद क्या करना है? बाह्यतः विभाजित करना है एक रेखा को। और उसके बाद वृत्त के बराबर एक वृत्त खींचना है और उसके बाद एक भुजा के बराबर एक भुजा खींचना है। मेन क्या है कि अगर आपको एक त्रिभुज दिया है तो उसके त्रिभुज समरूप खींचे, यही पूछता है आपके बोर्ड में। और ये ज़रूरी है कि अगर आपको एक त्रिभुज दिया है और उसके समरूप त्रिभुज खींचना है तो सबसे पहले देखेंगे कि अंश छोटा है या बड़ा। अगर अंश छोटा हो तो त्रिभुज अंदर बनेगा और अंश बड़ा हो तो त्रिभुज बाहर बनेगा। प्रोसेस सेम है, जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पे देखना है कि कौन बड़ा अंक है। जैसे एक चाप ले लेना है नीचे और सबसे पहले देखना है कौन बड़ा अंक है। तो बड़ा जो अंक है उतना आपको चाप ले लेना है। अगर त्रिभुज अंदर बनाना है तो लास्ट वाला को मिला देना है। और अगर आपको त्रिभुज बाहर बनाना है तो जो छोटा वाला है उसको त्रिभुज से क्या करना है? मिला देना है। और इस प्रकार आप बना सकते हैं समरूप त्रिभुज। अब ले चलते हैं, इसी प्रकार आप समरूप त्रिभुज बना सकते हैं। आप यहाँ पे सामने एग्जाम्पल दिया है, आप समझिए बातों को। और उसके बाद आप लोग कुछ ले चलते हैं भन्नाट तरीके से नियामक ज्यामिति में। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मस्त चैप्टर है नियामक ज्यामिति। ये मैथ का घर है, ये मैथ का घर है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये मैथ का घर है दोस्तों। ये जो आलेख है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये मैथ का घर है, ये मैथ का घर है। देखिए मैथ का कोई भी क्वेश्चन इस आलेख पे होता है। नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके पिता है रेने देकार्ते। और इस आलेख की सहायता से सबसे जरूरी चीज़ बिंदु का पता लगता है कि कोई बिंदु कहाँ है। जैसे ये बिंदु 4,2 पे है, मतलब इसका भुज कितना है? 4 और कोटि कितना है? 2। तो इस 4 को कहेंगे x नियामक और 2 को कहेंगे y नियामक। और इसको x निर्देशांक, इसको y निर्देशांक, इसको प्रथम कोटि, इसको द्वितीय कोटि, इसको प्रथम निर्देशांक, इसको द्वितीय निर्देशांक। और यहाँ पे आपके सामने चिन्ह भी दिया है, प्रथम का प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, चतुर्थ का प्लस माइनस। और देखिए ध्यान दीजिए, अगर 2 बिंदु दिया है
तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालना। इसमें नियामक ज्यामिति में 6 सूत्र होते हैं। दूरी सूत्र आपके सामने है, 2 बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना। इस पे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले 2 बिंदु दिया है, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2। तो x1 में से x2 ही घटाते हैं, मतलब x में से फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड, और यहाँ पे उसका स्क्वायर करके जोड़ करके रूट लगा देते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकल जाता है। और उसके बाद मध्य बिंदु का सूत्र कि 2 बिंदु दिया है और उसके बीच का मध्य बिंदु निकालना है। तो दोनों x नियामकों को जोड़ के 2 से भाग और y नियामकों को जोड़ के 2 से भाग। और उसके बाद विभाजन बिंदु, तो उसमें बाएं वाला अनुपात को दाएं वाला से गुना नियामक से, जैसे m1 में x2 से गुना, m2 में x1 से गुना, और नीचे दोनों अनुपात को जोड़ देते हैं m1 प्लस m2। फिर m1 में y2 से गुना, m2 में y1 से गुना, m1 प्लस m2। ये अंत विभाजन है। बाह्य विभाजन में माइनस लग जाता है। और उसके बाद आपको आ जाएगा त्रिभुज का केंद्रक और उसके बाद अंतः केंद्रक। तो केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। मतलब पूरे x नियामक को जोड़ के 3 से भाग और पूरे y नियामक को जोड़ के 3 से भाग। और उसके बाद अंतः केंद्र का सूत्र कि त्रिभुज का 3 बिंदु दिया है तो उसका अंतः केंद्र निकालें, मतलब अंतः केंद्र। और एक होता है परिधि केंद्र, तो परिधि केंद्र भी निकालने सिखाएंगे। सबसे पहले अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र का क्या करना है, सबसे पहले आपको a और b और आपको c सब भुजा निकाल लेना है। और ax1 प्लस bx2 प्लस cx3/a प्लस b प्लस c। उसके बाद ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा में a प्लस b प्लस c। इस प्रकार से आप अंतः केंद्र निकाल सकते हैं और परिधि केंद्र भी निकाल सकते हैं। आपको तीनों त्रिज्या निकाल रहे हैं। देखिए आपके सामने तीनों त्रिज्या निकाले हैं दूरी सूत्र से। और उसके बाद 2 त्रिज्या को बराबर करेंगे, दो इसे फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण के बराबर और फर्स्ट समीकरण थर्ड समीकरण के बराबर। और यहाँ से परिधि केंद्र का भी मान निकाल सकते हैं। और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज का 3 बिंदु दिया है तो उससे क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और उसके बाद अगर क्षेत्रफल 0 हो तो कहेंगे कि बिंदु संरेख है, और क्षेत्रफल 0 नहीं हो तो बिंदु संरेख नहीं है। एक क्षेत्रफल की सहायता से संरेख सिद्ध किया जाता है और एक 2 दूरी निकाला जाता है हाफ हाफ, और कुल दूरी निकाला जाता है। अगर कुल दूरी दोनों हाफ दूरी के योगफल के बराबर हो तो इस तरह भी संरेख। तो जब कहेगा कि दूरी सूत्र की सहायता से संरेख सिद्ध करें तब ये लगाएंगे। अब केवल संरेख सिद्ध करने के लिए कहेगा तो आपको क्षेत्रफल की सहायता से 0 ला देना है। ये ले चलते हैं आपको मेंसुरेशन की दुनिया में। तो देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले है कि मेंसुरेशन में 2 प्रकार की वस्तुएं होते हैं, एक 2D वस्तु, एक 3D वस्तु। जैसे यहाँ पे आपके सामने 2D वस्तु, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, चाप, तिर्यखंड, वृत्तखंड। बारी बारी से आपको सबका सूत्र मिल रहा है, वर्ग का, आयत का, त्रिभुज का, उसके बाद आपका वृत्त का, अर्धवृत्त का, चाप का, तिर्यखंड का, वृत्तखंड का। और उसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं 3D का सूत्र। तो 3D का सूत्र क्या है दोस्तों? तो 3D का सूत्र है घन का सूत्र यहाँ पे सामने है, घनाभ, और उसके बाद बेलन का सूत्र, और उसके बाद गोला का सूत्र। इस सबको नोट कर लेना है, याद भी कर लेना है। और उसके बाद अर्धगोला का, और उसके बाद छिन्नक का। तो इस सभी सूत्र पे एक एक क्वेश्चन भी बनाने आना चाहिए। अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सूत्र निकालना है, मतलब कि आपको क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन कभी कभी क्षेत्रफल ही दिया रहता है और उल्टा आपको भुजा दे देता है।
तो या क्षेत्रफल निकालना हो या क्षेत्रफल दिया हो, सूत्र तो लगाना पड़ेगा, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। 10th क्लास में अगर आपको बेहतर अंक लाना है तो आपको हर एक चैप्टर का फार्मूला याद होना चाहिए। और ये जो वीडियो है इसमें ऑल आपको सूत्र कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक वीवीआई चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक तो क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज है ना, उसी में किसी भी दो भुजा का अनुपात ले लीजिए ना, तो उसी को तो त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे लंब बटा कर्ण को साइन थीटा कहते हैं, ये एक प्रकार का त्रिकोणमिति है। आधार बाई कर्ण को कॉस थीटा, मतलब समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजा का अनुपात, लंब बाई आधार को tan थीटा, आधार बाई लंब को cot थीटा, कर्ण बाई आधार को क्या कहते हैं सेक थीटा, और कर्ण बाई लंब को कोसेक थीटा। और इसी की सहायता से सूत्र भी बनता है। ये दोनों साइन और कोसेक उल्टा है, क्योंकि इसका सूत्र लंब बटा कर्ण और कोसेक का सूत्र कर्ण बटा लंब, तो दोनों को गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से आप साइन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर में हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस और सेक उल्टा होता है, तो कॉस और सेक में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से कॉस थीटा गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर में 1 बाई सेक थीटा। और tan इंटू कॉट बराबर में भी 1 होगा, और tan थीटा इजक्वल टू में 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इजक्वल टू में 1 बाई tan थीटा। और उसी प्रकार हम लोग देखते हैं इसमें एक का सूत्र, ये तो 3 गो हो गया उल्टा वाला, कि उल्टा में गुना होता है तो 1 आता है। अब 3 गो वर्ग वाला भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1। आप देख लीजिए लंब बाई कर्ण का स्क्वायर और कर्ण बाई लंब का नहीं आधार बाई कर्ण का स्क्वायर, आप 1 आएगा, यहाँ पे क्या आपके सामने है। उसी प्रकार सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इजक्वल टू में 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू में 1। और यहाँ से जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 है, यहाँ से आप साइन स्क्वायर का ही मान निकाल सकते हैं और साइन थीटा का केवल मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक में 4-4 सूत्र हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन, कॉस स्क्वायर कॉस, इसमें सेक स्क्वायर सेक, tan स्क्वायर tan, इसमें कोसेक स्क्वायर कोसेक, कॉट स्क्वायर या कॉट का सूत्र। अगर सूत्र माइनस वाले में उल्टा दे, जैसे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर होता है -1। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर होता है -1। अब हम लोग चलते हैं मान सारणी पे दोस्तों। तो मान सारणी बहुत ही आसान है, हम आपको बताएंगे हाथ की सहायता से। अपने बाएं हाथ पर ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री आपके सामने चित्र में दिया गया है। और साइन का मान निकालना है तो आपको नीचे जाना है, और जितना अंगुली बचे उसमें रूट लगा के 2 से भाग दे देना है। इसे साइन 60 का मान, नीचे 3 अंगुली है तो रूट अंडर 3/2। इसी प्रकार आपको सबको निकाला गया है। और कॉस में क्या होता है दोस्तों, कि कॉस में आपको ऊपर जाना है, तो ऊपर जितना उंगली है उसमें रूट लगा के 2 से भाग। इस प्रकार आप कॉस का मान निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि tan किसका अनुपात होता है, साइन और कॉस का। तो साइन और कॉस का मान निकाल के भाग दे दीजिए तो tan का मान निकल जाएगा। या इसका एक और तरीका है, जैसे साइन में कहा जाते हैं नीचे 2 से भाग, और कॉस में कहा जाते हैं ऊपर 2 से भाग। तो इसमें क्या करना है कि tan बराबर हो जाएगा रूट अंडर नीचे नीचे क्या हो जाएगा रूट अंडर ऊपर। इसकी सहायता से आप tan का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 कट गया और ये तीनों का मान निकल जाएगा। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। तो आप मान सारणी याद कर लीजिएगा। और होता है कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण जैसे साइन के पास में क्या है कॉस, और tan के पास में कॉट,
और कोसेक के पास में सेक। तो जो पास पास में है ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे अगर आपको साइन 40 किसके बराबर होगा, तो कॉस 50 के, मतलब साइन थीटा इक्वल टू में कॉस 90 माइनस थीटा। चाहे ये भी बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा। मतलब थीटा दिया हो तो 90 माइनस थीटा लिखना है। कब? जब त्रिकोणमिति भी पास में होगा तब। अगर 90 माइनस थीटा देगा तो आपको थीटा लिखना है। कब? जब त्रिकोणमिति पास वाला लिखेंगे तब। तो यहाँ पे 6 पूरक का सूत्र है। और अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति का तो सब सूत्र समाप्त हो गया, तदात्म होइए गया, अनुपात होइए गया, मान सारणी होइए गया, पूरक कोण होइए गया। अब आपको हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल देखना है। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे हम एक शॉर्ट वीडियो बनाए हैं कि एक पोल से हम 5 डेग पीछे जाते हैं, और एक डेग जाकर देख लीजिए मेरे शॉर्ट वीडियो में, एक डेग मेरा 1 मीटर के बराबर है, तो मेरा 5 डेग 5 मीटर के बराबर होगा। और हम पोल को 60 डिग्री की सहायता से देख रहे हैं, तो मेरा कोण दिया है और आधार दिया है, तो लंब आराम से निकाल सकते हैं। लंब आधार में tan थीटा के सूत्र से लगा देंगे। तो देखना है कि आपको क्या दिया है और क्या निकालना है। जैसे लंब दिया है, कर्व निकालना है, तो यहाँ पे tan लगेगा नहीं, यहाँ पे लगेगा साइन थीटा। मतलब संबंध खोज के आपको सूत्र लगा देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों। आपके सामने भन्नाट तरीका से आपको स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का बात होगा, तो देखते रहिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कहीं नहीं मिलने वाला है। एक ही बार में फुल कॉन्सेप्ट और आपका आएगा 90+। तो 90+ लाने के लिए लास्ट चैप्टर देखते हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोस्तों, तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी देखिए, तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले स्टैटिक्स में 3 गो चैप्टर होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता। तो आपको स्टैटिक्स समझाते हैं। जैसे आपको माध्य निकालना है तो 3 प्रकार से क्वेश्चन होता है, चाहे माध्य के लिए, चाहे माध्यिका के लिए, चाहे बहुलक के लिए। जैसे आपको सरल वितरण देगा तो सबका माध्य निकालते हैं, सरल वितरण का माध्य निकालेंगे, फिर माध्यिका, फिर बहुलक। तो देखिए यहाँ पे सरल वितरण दिया है, जैसे एक सरल वितरण दिया है, तो इसका माध्य निकालना है तो सबको जोड़ेंगे और जितना है उतना से भाग। और माध्यिका के लिए सबसे पहले इसको सजाएंगे, संख्या को सजा देंगे, और जो ठीक बीच में होगा, एक होगा तो एगो होगा बचेगा, तो वही आंसर। अगर बीच में 2 गो होगा तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग। और बहुलक में दोस्तों जो अधिक बार आता है तो उसी को बहुलक कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग अवर्गीकृत में। अवर्गीकृत में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपको एक डिब्बा दिया है और उसमें माध्य निकालना है तो होता है सिग्मा xf बटा सिग्मा f। तो आपको f दिया रहेगा, x निकाल देना है और xf में गुना कर देना है, और गुना करने के बाद गुना वाला को जोड़कर और f वाला को जोड़कर सिग्मा xf में सिग्मा f से भाग दे देना है, आपका माध्य निकल जाएगा। और माध्यिका के लिए आपको f की सहायता से CF निकालना है, और f के योगफल को n कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता वाला चरमान। तो n/2 से देखिए ठीक कौन बड़ा है, और उसके सामने वाला चरमान वही होगा आंसर। बहुलक में क्या होता है कि सर्वाधिक बराबरता वाला चरमान, ये आसान है। अब देखते हैं वर्गीकृत पे दोस्तों। तो माध्य निकालने का वर्गीकृत में तीन तरीका है, प्रत्यक्ष विधि, लघु रीति विधि, पद विचलन रीति विधि। तो ये देखिए आपके सामने प्रत्यक्ष विधि का क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों लघु रीति विधि का क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों आपके सामने पद विचलन रीति का क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं माध्यिका। तो माध्यिका का सूत्र होता है L + n/2 - f/f × I। तो यहाँ आपके सामने है माध्यिका का क्वेश्चन।
तो आप इसको ध्यान से देखना है, इसको समझना है। अगर थोड़ा सा भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है, आप बोलिए, उस पर एक लॉन्ग मतलब उस पर स्पेशलिस्ट वीडियो बनाया जाएगा। आप बोल के तो देखिए, कमेंट कीजिए, आपके लिए हम स्पेशलिस्ट हम बनाएंगे, आपके लिए बेहतरीन पूरा। लेकिन इस पर एक वीडियो में एक ये ऐसा वीडियो है जिसमें फुल कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ना है और इस टाइप से आपको मेहनत करना है। माध्यिका इस टाइप से निकल जाएगा। अब बहुलक, ये देखिए दोस्तों, बहुलक का L + F0 - F-1 बटा 2F0 - F-1 - F1 गुने I से बहुलक निकाला गया है। और उसके बाद यहाँ पे भन्नाट तरीका से स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम। यहाँ पे आपके सामने सूत्र है कि प्रायिकता का मान 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 1 तक। और प्रायिकता में जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र है आपके सामने लिखा है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका संभव परिणाम। इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। आप 10th हैं चाहे 12th के स्टूडेंट हैं, आपका शुरुआती 10th का है तो शुरुआती वीडियो देख लीजिएगा, और 12th के हैं तो लास्ट तक देख लीजिएगा जाके मेरे चैनल में प्रोबेबिलिटी का वीडियो बनाया है। लेकिन इसमें बताते हैं सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है संभव परिणाम, कि 1 सिक्का का संभव परिणाम, 2 सिक्का का संभव परिणाम, 3 सिक्का का संभव परिणाम, और उसके बाद 1 पासा का संभव परिणाम और 1 ताश का संभव परिणाम। आपको संभव परिणाम रट जाना है। जैसे एक थैला में 4 काला गेंद है, 5 नीला गेंद है, तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 9। इस एक थैला में 3 लाल और 4 काला और 5 नीला, तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 3 4 7 5 12। और लाल आने की प्रायिकता तो 3/12, तो 1/, कितना हो जाएगा, 4। तो संभव परिणाम आप रट जाइए, अनुकूल परिणाम आपको कंडीशन आपको क्वेश्चन से देगा, इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा प्रायिकता। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका जितना स्टूडेंट है बोर्ड मॉडल का, जो बोर्ड का स्टूडेंट है, जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, जिनका मैथ का रिवीजन करना है, उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये होने वाला है आपको वीडियो खास, और ये आपको लेके आएगा 90+। तो मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।